शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। भूगोल में आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं इथोपिया के बारे में। इथोपिया का पॉलिटिकल मैप, इथोपिया का फिजिकल मैप, इसके साथ साथ में वो जगह जो कि यूपीएससी ने 2018 में पूछा था उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यूपीएससी ने पार्टिकुलरली 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था। ये जो क्वेश्चन था फिजिकल मैप पर आधारित नहीं था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित नहीं था, उसका जो राजनीतिक मैप रहता है, पॉलिटिकल मैप रहता है, उस पर आधारित चीज़ें पूछी गई थी। जैसे कि ये 79 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो देश है उनके नाम दिए हैं। इसके अलावा ऐसा एरिया जो कभी कभी इन देशों में था या फिर कभी कभी न्यूज़ में रहा या कभी इन्होंने यहाँ पर कब्जा किए हैं या फिर किसी देश के ये सबसे बड़े अपने आप में भूभाग हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कैटेलोनिया के बारे में देखा था, कैटेलोनिया का मैप भी हम देखे हैं जब हमने स्पेन का नक्शा देखा था। तो इसके बाद हमने क्रीमिया के बारे में जाना। क्रीमिया तो कंटिन्यू न्यूज़ में ही रहता है। क्रीमिया रसिया के अंतर्गत आता है। पहले कभी ये यूक्रेन के अंडर में आता था। 2014 में रसिया ने इस पर कब्जा कर लिया था, तब से अभी भी जो है रसिया के पास में ही है। फिर कल हमने देखे थे मिंडानाओ के बारे में। हम देखे हैं कि फिलीपींस का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिंडानाओ है। तो फिलीपींस का भी मैप हम देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओरोमिया के बारे में। ठीक है, तो जो ओरोमिया है ये पार्टिकुलरली इथोपिया में लोकेटेड है और इसकी भी कुछ खास बात है, इसलिए इसको पूछा गया है। यहाँ पर हमें जो है बताना था कि कौन कौन सा जो सही जोड़ी है वो राइट है और कौन कौन सा गलत है। तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था। अब हम सीधे चलते हैं मैप की तरफ और देख लेते हैं इथोपिया को। तो इथोपिया पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप के जब आप एकदम से पूरब की तरफ में चले जाते हैं तो वहाँ पर इथोपिया लोकेटेड है। इथोपिया कौन कौन से देशों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है इस नक्शे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि यदि हम नॉर्थ में यहाँ पर खड़े हैं तो इरिट्रिया के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इरिट्रिया के बाद हम देख रहे हैं नॉर्थ और पश्चिम की तरफ यदि बढ़ते हैं तो सूडान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर उससे नीचे उतरते हैं, पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो साउथ सूडान पड़ जाएगा। ऊपर सूडान है और नीचे साउथ सूडान पड़ता है। मतलब पूरा है ये सूडान ही, लेकिन आधे आधे हिस्से में हमने इसको बांट दिए हैं। फिर दक्षिण की तरफ जब हम आते हैं तो केन्या के साथ में अपनी ये बाउंड्री को शेयर करता है। और फिर यदि हम पूरब की बात कर लें तो पूरब में सोमालिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री को शेयर करता है। वहीं लाल सागर की बात कर लें तो ये रेड सी लिखाना है। यदि आपको लाल सागर जाना है तो ये पड़ेगा नॉर्थ की तरफ में। ठीक है, गल्फ ऑफ अडेन किधर पड़ता है, ये पड़ता है पूरब की तरफ में, नॉर्थ और पूरब वाला हिस्सा। एक कंट्री है जो कि हमसे छूट गया था, वो है डिजिबूती। ठीक है, ये तो थोड़ा सा जो हिस्सा आप देख रहे हैं एकदम छोटा सा देश, तो डिजिबूती भी जो है इथोपिया के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दो जगह यहाँ पर खास हमको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर ये लेक दूसरे देश के साथ में बाउंड्री बना रही। जैसे कि एक लेक ये है, लेक अबे, इथोपिया और डिजिबूती के बीच में बॉर्डर का काम कर रही है। उसी प्रकार से लेक बुडोल्फ। ठीक है, तो जो लेक बुडोल्फ है ये भी कुछ हिस्सा इसका केनिया में है, ज़्यादातर हिस्सा तो, और थोड़ा सा हिस्सा इसका आ जाता है इथोपिया में। दोनों के बीच में बॉर्डर का ये काम करती है। ये तो हो गया इथोपिया का पॉलिटिकल मैप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओरोमिया। ओरोमिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से ओरोमिया को दर्शाया गया। जिस प्रकार से भारत कई सारे राज्यों से मिलकर के बना है, राजस्थान क्षेत्रफल की हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ठीक इसी प्रकार से इथोपिया में भी ओरोमिया है। ओरोमिया काफ़ी बड़ा, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखोगे ना तो काफ़ी बड़े हिस्सा में ये फैला हुआ है। इथोपिया का सबसे विस्तृत प्रदेश माना जाता है।
इसके अलावा भी कई सारी ऐसी जगह हैं जो कि न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि टिग्रे न्यूज़ में रहता है, ओगे ओगेडेनिया, टिगरी, अफार, अम्हारा, अम्हारा भी न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा जो किनारे किनारे के कुछ स्टेट हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं। तो ये था ओरोमिया। अब हम बात कर लेते हैं इथोपिया के फिजिकल मैप की। तो फिजिकल मैप में रेड सी किधर पड़ता है ये हम देख चुके हैं, ठीक है। रेड सी इसके पूरब की तरफ में पड़ता है। इसका कुछ हाईलैंड वाला रीजन भी है जो कि डार्क ग्रीन कलर से यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं लेक आपको बताया था, लेक रुडोल्फ, ये वाला जो हिस्सा है वो केन्या का है और कुछ हिस्सा इसका जाता है कहाँ पर, इथोपिया में। लेक अबाया, लेक च्यू, केन्या में लेक च्यू बोलते हैं और इथोपिया वाले क्या बोलते हैं, लेक अबाया बोलते हैं इसको। तो ये कहना चाहिए दो भाग में बटी हुई है, आधा हिस्सा इसका इथोपिया में है और कुछ हिस्सा इसका केन्या में आता है। इसके साथ साथ हमको इथोपिया में ग्रेट रिफ्ट भी देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि इसका जो ग्रेट इथोपियन हाईलैंड वाला हिस्सा है ना, इसको लगभग दो भाग में बांट देती है। और एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर, ब्लू नाइल, ठीक है। लेक टाना, लेक टाना से ये ब्लू नाइल निकली है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं पानी का सोर्स लेते हुए यहाँ से वो सूडान चली गई है। तो ये लेक जो लेक टाना है वो याद रखना है और दूसरा ब्लू नाइल हमको रिवर याद रखना है। लेक अबे हम देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ रिवर जो है निकली हुई हैं और यहाँ पर अपने पानी को छोड़ती हैं। इथोपिया के किस हिस्से में ओगाडेन डिज़र्ट पड़ता है ये आप देख लीजिए। तो जो ओगाडेन डिज़र्ट है एकदम पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में पड़ता है, ये पीले कलर से इस डिज़र्ट को दर्शाया गया है। फिर जब हम इसके नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो काफ़ी लंबे तौर पर हम देख रहे हैं कि पूरे इसका जो बॉर्डर वाला एरिया है डिज़र्टेड है, ठीक है। उसका नाम क्या है, दानाकिल डिज़र्ट, दानाकिल डिज़र्ट। और यहाँ पर हमको कुछ जो है डिप्रेशन भी दिखाई देता, मतलब एकदम से आप देखेंगे तो गहरी जगह हमको देखने को मिलेगी। कुछ हाइट वाले एरिया भी हैं, जैसे कि सीमेन माउंटेन्स में हमको रक्स दहसैन ऊंची चोटी देखने को मिलती है और ये है इसकी कैपिटल आदिस अबाबा। तो जो इथोपियन हाईलैंड है यहाँ पर ये लोकेटेड है। और ब्लू नाइल भी इसके अलावा भी इथोपिया से रिलेटेड कुछ और भी जो बेसिक जानकारी उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि इथोपिया के बारे में हमने सब तरफ से देख लिए थे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक बात यहाँ पर से निकल कर के ये सामने आई है कि इथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहीं पर भी सागर के साथ में या फिर महासागर के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। तो इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है और इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हमको दो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टोपोग्राफीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 5 मेजर टोपोग्राफिक फीचर हमको देखने को मिलता है, जैसे कि रिफ्ट वैली है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हाईलैंड भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा वेस्टर्न वाला हिस्सा और एक हो गया हमारा ईस्टर्न वाला हाईलैंड वाला हिस्सा। इसके साथ साथ में ठीक इसी प्रकार से वेस्टर्न और ईस्टर्न हमको लोलैंड भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ जो आप ट्रायंगल से आप देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल मैसिव, ये कंट्री का होस्ट माना जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री के लिए, जिसको हमने येलो अपराइट ट्रायंगल से दर्शाए हैं। रक्स दसहैन ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी हाइट है 4533 मीटर। हाई माउंट रास दिजेन इसका नाम रखा गया। इसके बाद लेक टाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है, लेक टाना। तो ये बिगेस्ट लेक मानी जाती है इथोपिया की और ये लोकेटेड है यहाँ पर
और इसकी हाइट है लगभग 1800 मीटर की। तो हम देखते हैं सूडान के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है। जो वेस्ट वाला लोलैंड एरिया है ये एक्सटेंड है पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, और इसकी जो एलिवेशन है, हाइट है, वो लगभग 1000 मीटर की है। और यहाँ पर हमको जो है कुछ वैली भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि टेकजे, ब्लू नाइल एंड बारो। ये रिवर यहाँ पर घाटियों का निर्माण करती हैं। ये जो पीला कलर से आप देख रहे हैं और हल्का ग्रीन देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया है, ऐसा एरिया है जहाँ पर हाइट कम है। इसके बाद नॉर्थ और ईस्ट की तरफ में जाएंगे तो अफार डिप्रेशन, जिसको हम दैना किल प्लेन कहते हैं, ये बताया जा रहा है कहाँ पर पड़ता है। ये कोबर सिंक वाले एरिया में पड़ता है, विथ द लोवेस्ट पॉइंट इन द कंट्री। कितना है? -125 मीटर। ये रिफ्ट वैली का ही एक पार्ट है जो कि एक्सटेंड हो गया है बाद में एक नैरोअर डिप्रेशन के रूप में साउथ और वेस्ट की तरफ में। इसके बाद हम देख लेते हैं पीआईबी की महत्वपूर्ण खबरों को। तो जो पहली खबर हम देखने वाले हैं वो आई है मेडिकल प्लांट्स को किस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट मैनेज कर पा रही है। मेडिकल प्लांट्स का कंजर्वेशन किया जा रहा है, उनका डेवलपमेंट और उनका सस्टेनेबल तरीके से मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। तो इसके लिए कौन कौन सी स्कीम लेकर के सरकार आई है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, NMPB मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये आती है। इस संस्था ने सपोर्ट किया है 1498 प्रोजेक्ट को पूरी कंट्री भर में, अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंजर्वेशन। क्या नाम रखा गया? सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंजर्वेशन के अंतर्गत ही 1498 प्रोजेक्ट चलाए गए हैं पूरे देश भर में। उनका डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा रहा है मेडिकल प्लांट्स के लिए, जब से हम इस स्कीम को लेकर के आए हैं। फिर एक सी स्कीम है NMPB, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से सपोर्ट किया गया है। लगभग आप देख रहे हैं 1,03,026 हेक्टेयर एरिया को अंडर इंसिटू एक्सीटू कंजर्वेशन, उसी जगह में उसको कंजर्व करिए या फिर कहीं और ले जा कर के कंजर्वेशन करिए। तो इतना बड़ा जो एरिया है उसको हमने कंजर्वेशन के अंतर्गत में लाए हैं, रिसोर्स ऑग्यूमेंटेशन हम करे हैं। 24,000 हर्बल गार्डन स्थापित हुए हैं, ठीक है। 1175 JFMC और 233 सेमिनार या फिर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, बायर और सेलर जहां पर आपस में मिलते हैं। इसके साथ साथ में 57 नर्सरीज का भी डेवलपमेंट किया गया है, ताकि जो औषधि गुणों वाले पौधे हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका कंजर्वेशन हो सके। इन सब के अलावा NMPB ने डेवलप किया है ई-चरक एप्लीकेशन, मतलब एक ऐप है जो कि प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड ऑफ मेडिकल प्लांट, ठीक है। जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनका आपको ट्रेड करना, जैसे कि आपके पास में कोई पौधा अवेलेबल है, आप बेचना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जा कर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में प्रोवाइड करता है ये इजी मार्केट एक्सेस एंड डेवलप्ड ए NMPB हेल्पलाइन इन कोलैबोरेशन विद CDEC हैदराबाद। यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन भी देखने को मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सपोर्ट किया है 56,305 हेक्टेयर एरिया को, 220 नर्सरीज को सपोर्टमेंट मिला है, 354 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करी गई हैं और 25 प्रोसेसिंग यूनिट हैं। इसके साथ साथ में 42 रूरल या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर हैं, या जिसको रिटेल आउटलेट बोलते हैं। 10 सीड ग्राम प्लांट सेंटर बनाए गए हैं, 15 हैं डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट। ये सारे कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो एक नाम स्कीम है, नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत ये काम किए गए। फाइनेंशियल ईयर का डाटा है 15 से लेकर के 2020 तक का। नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड NMPB
बार बार ऊपर में एनएमपीबी का उल्लेख किया गया है, ये देखिए शुरू से ही एनएमपीबी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं बताया था, सीधे नीचे में बताया है। तो एनएमपीबी का मतलब क्या होता है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ये स्थापित बॉडी है। ये इम्प्लीमेंट कर रहा है एक स्कीम को जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंजर्वेशन डेवलपमेंट इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अंडर द स्कीम प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर फॉलो एक्टिविटीज़ ऑन मेडिसिनल प्लांट। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, इनके बारे में पूरे के पूरी ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि पहले नंबर में सर्वे इन्वेंशनराइजेशन इन सीटू कंजर्वेशन थ्रू मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एरिया एंड रिसोर्स ऑग्यूमेंटेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत भी आपको सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप एस्टेब्लिश करते हैं हर्बल गार्डन, स्कूल हर्बल गार्डन स्थापित करते हैं, होम हर्बल गार्डन स्थापित करते हैं, तो भी सरकार आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी को भी सपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वन पंचायत हो, चाहे वन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जो है सहायता प्रोवाइड करी जाएगी यदि आप किसी भी प्रकार से वैल्यू एडिशन एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि ड्राइंग मतलब सुखाना, प्राइमरी प्रोसेसिंग आप कोई कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट का, ठीक है। और इस प्रकार से लाइवलीहुड जनरेट होती है और ये जो कमिटीज़ हैं ये एम्पावर होती हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी सपोर्ट सरकार करेगी। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए भी, इसके साथ साथ में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सरकार की तरफ से सहायता मिलने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था केंद्र सरकार की तरफ से स्पॉन्सर की गई स्कीम जिसका नाम है नेशनल आयुष मिशन। 2000, इसका शॉर्टकट में नाम है नेम। इसके माध्यम से सरकार प्रमोट करती है मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं, औषधि पौधे होते हैं, उनकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। फाइनेंशियल ईयर की बात करी जा रही 2015-16 से 2021-20 तो इसका जो मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट है, मार्केट ड्रिवन कल्टीवेशन ऑफ 140 प्रायोरिटाइज मेडिसिनल प्लांट इन आइडेंटिफाइड क्लस्टर जोन्स वाज सपोर्टेड। तो 140 किस्म के पौधे हमको देखने को मिले हैं जिनको सपोर्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ साथ में एज पर द स्कीम गाइडलाइन द सपोर्ट वाज फॉर प्रोवाइडेड फॉर, किस किस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो सरकार जिन जिन को प्राथमिकता दे रही है, जिन जिन पौधों को, उनका आप यदि कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, तो सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरीज विथ बैकवर्ड लिंकेज फॉर राइजिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। आप ऐसी नर्सरी स्थापित कर रहे हैं जिससे जो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी की आप सप्लाई कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, जिसका संबंध क्वालिटी बढ़ाने से है, सप्लाई बढ़ाने से है, उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को भी सपोर्ट सरकार दे रही है। फॉरवर्डिंग लिंकेजेस यदि हैं तो आगे, प्राइमरी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यदि तैयार कर रहे हैं आप, तो भी सरकार आपको पैसे देगी या फिर आपका सपोर्ट करने वाली है। अब फिर बताया जाता है आगे कि जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है ये सपोर्ट करता है 233 प्रोजेक्ट को अंडर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, ताकि जो लोकल लोग हैं ना मेडिसिनल प्लांट के बारे में जागरूक हो सकें। और जो 19 प्रोजेक्ट हैं अंडर मार्केटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट, 57 प्रोजेक्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरीज टू राइज द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सिंस इट्स इंसेप्शन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से रिलेटेड, शॉर्टकट में इसको नफ्सा कहा जाता है।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से लोग, जो गरीब लोग हैं, जिनकी इकोनॉमिक तौर से कंडीशन ख़राब है, उनको या तो मुफ्त में अनाज अवेलेबल कराती है या तो फिर उनको कम रेट में कच्चा अनाज अवेलेबल कराया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से। इसने कितने एरिया को कवर किया है? इसका कवरेज 75% रहा है ग्रामीण एरिया में और 50% रहा है अर्बन पॉपुलेशन। शहर में जितने भी लोग रहते हैं उनका 50% हिस्से को नफसा एक्ट के अंतर्गत लाभ मिला है और ग्रामीण जनसंख्या को 75%। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, साध्वी निरंजन ज्योति ने लिखित रिप्लाई दिया था राज्यसभा में। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से और अंत्योदय अन्न योजना, हाउस होल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूट द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, अंत्योदय अन्न योजना में हम किन लोगों को शामिल करते हैं? सबसे गरीब लोगों को। ये कानूनी तौर पर इंटाइटल्ड थे कि वो रिसीव कर सकते हैं 35 किलो फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ। एक फैमिली को 35 किलो अनाज मिलेगा हर महीने। इसके साथ साथ में जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं उनको 5 किलो पर पर्सन पर मंथ अनाज मिलेगा। इसके साथ साथ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया है एंटाइटलमेंट ऑफ फूड ग्रेन ऑफ बेनिफिशरीज को लेकर के इस कानून में, कि किसी को हमने बाहर कर दिए या फिर किसी को अंदर कर दिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। फेज सेकंड की बात करें यदि हम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, ठीक है, और ये वाज इन ऑपरेशन अप टू 31/12/2022। सरकार ने इसको 31/12/2022 तक और बढ़ा दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पुअर बेनिफिशरीज, तो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है सरकार उसको हटाना चाहती है। इसके साथ साथ में सरकार नफसा के अंतर्गत चाहती है कि इस कानून का पूरे देश भर में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। इसके साथ साथ में उन्होंने डिसाइड किया था कि प्रोवाइड किया जाएगा फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट AAY हाउस होल्ड्स को, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको। इसके साथ साथ में PHH प्राइमरी हाउस होल्ड जिसको बोलते हैं, बेनिफिशरीज अंडर नफसा। अब फिर PMJKY के बारे में आप जानते हैं कि जो लोग ऑलरेडी से राशन पा रहे हैं उनको तो वो सब मिलेगा ही, एक्स्ट्रा में और भी PMJKY स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 5-5 किलो अनाज बढ़ा दी थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है कवरेज ऑफ अप टू 75% ऑफ रूरल, ठीक है। यदि टोटल हमारे देश में 100 लोग गांव में रह रहे हैं तो उन 100 में से 75 लोगों को ये स्कीम कवर करती है। 50%, 50% जो पॉपुलेशन है शहर की उसको ये कवर करती है। इसके लिए सरकार ने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर के आई थी, शॉर्टकट में इसको TDPS बोलते हैं, विच एट सेंसस 2011 कम्स टू अबाउट 81.35 करोड़। द कवरेज अंडर दिस एक्ट इज substantially high to ensure that all vulnerable and needy section of the society get its benefit. एक सारणी है, महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश ने जो पर्सन्स हैं उनका 100% एक्सेप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिला है। एक्सेप्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर नफसा या फिर इंटीग्रेटेड कवरेज इन लाख, टॉप पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंटली कवर्ड अंडर द एक्ट 268.23 टोटल लोग एक्सेप्ट हुए और कवर कितने लोगों को किया गया? 268 लोगों को।
अरुणाचल प्रदेश 96% एक्सेप्टेंस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रहे थे? 8.71 लाख लोग। और प्रेजेंटली कितने लोग कवर किए गए हैं? 8.5 लाख लोग कवर किए गए हैं। असम 251.90, 251.70, मतलब टॉप के हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार। 5वें नंबर पर आ जाता है छत्तीसगढ़। सबसे पिछड़ी कंडीशन की यदि हम बात करें तो लद्दाख भी अच्छा ही प्रदर्शन किया है, 99.99%। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो पहला जो एडिटोरियल है, इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, फिलहाल हमारी जो पुलिस वाली व्यवस्था चले आ रही है या फिर अन्य जो जांच एजेंसियों की व्यवस्था हमारे देश में चली आ रही है, उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। तो जो सालाना होती है वार्षिक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाल ही में इनकी मीटिंग का आयोजन किया गया था। इससे हमें एक बात पता चलती है कि हम जो है पास्ट से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। When some aspects that were discussed found their way into public domain, और जो चीज़ें उस मीटिंग में डिस्कस हुई थी उनको लोगों के लिए रखा गया, ओपन करके रखा गया, ताकि लोग भी अवेयर हो सकें, थोड़ी सी जानकारी उनको हो सके। लेकिन यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो कि कंट्रोवर्सी पैदा कर सकते हैं इस सर्टेन इशू को लेकर के, स्पेशली बॉर्डर एरिया को। लेकिन खैर उतनी कोई चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, DGPs एंड IGPs कॉन्फ्रेंस इज रिलेटिवली न्यू कंस्ट्रक्ट। वर्तमान में आप देख रहे हो इस प्रकार का जो आयोजन किया जा रहा है वो जो है नए तौर पर हमको दिखाई दे रहा है। पहले जो आयोजन किया जाता था उसका नया रूप यहाँ पर ले लिया गया है। अर्लियर एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस NCIDs ऑफ डिफरेंट स्टेट, पहले इस प्रकार की हमको बैठ के दिखाई दी थी, जैसे हेड ऑफ इंटेलिजेंस NCIDs अलग अलग स्टेट के बैठ के करते थे। तो अब जो बाद में कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन आखिर किया क्यों जा रहा है? बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग आखिर यहाँ पर बैठे क्यों? पुलिस का जो कामकाज है उसको कैसे करके डील करना है, चाहे वो इंटेलिजेंस को लेकर के हो, चाहे क्राइम हो, चाहे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक एस्पेक्ट को लेकर के ही यहाँ पर चर्चाएं करी जाती हैं। While the conference now additionally deals with host of other issues including policy and personal matter, तो कुछ और भी इशू हैं जैसे कि पॉलिसी और पर्सनल मैटर्स, इन सब के ऊपर पर भी चर्चा किया जाता है। वहीं यदि आप डेप्थ में जाते हो तो जो डिस्कशन है वो किस प्रकार से किया गया है इसको आप समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो डिस्कशन है ना आज के टाइम में डीप होते जा रहा है। हमें प्रोलिफरेशन देखने को मिला है, मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलता है। उनका जो कॉन्फ्रेंस है, उनका जो भाषण, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट में चर्चा करी जाती है। हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, इसके साथ साथ में इस प्रकार की जो बैठकें होती हैं यहाँ पर बहुत सारे डेलीगेट्स लोग बैठते हैं ताकि वो कर सकें वेरियस सब्जेक्ट्स, लीव लिटिल स्कोप फॉर एनी इन डेप्थ डिस्कशन, और यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं रहता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ भी यहाँ पर छूट जाएगी। आज के टाइम में हमारे सामने जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको हमें पहले समझना है, और आने वाली जो बैठ के रहेंगी उनमें हमें
इनका भी डिस्कशन करना चाहिए। जैसे कि साइबर क्राइम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, डार्क वेब के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्रिप्टो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, थ्रेट फ्रॉम ड्रोन्स, इसके साथ साथ में प्रॉब्लम्स स्टेमिंग फ्रॉम अनचेक्ड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो उसको कैसे करके आप रेगुलेट करोगे, उससे कौन कौन से थ्रेट उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नागालैंड जैसे एरिया अलग से राज्य की मांग करने लग जाते हैं वहाँ के जो नागा पीपुल हैं। काउंटर टेररिज्म है, ड्रग की तस्करी है, बॉर्डर से रिलेटेड इशू हैं। इसके साथ साथ में हमारे पास में बहुत कम टाइम रहता है, लैक ऑफ एडिक्वेट टाइम रहता है, ताकि हम डिस्कस कर ही नहीं पाते हैं इस प्रकार के मैटर्स को इन डिटेल, टेंड टू अंडरमाइन बोथ द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड पॉसिबल आउटकम। तो इससे क्या है, हमारी जो डिबेट है ना वो प्रभावित होती है, हमारा जो आने वाला आउटकम है वो भी प्रभावित होता है। जैसे जैसे 21वीं सेंचुरी एडवांस होते जा रही है, गुजरते जा रही है, उसी प्रकार से सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है ना वो भी बढ़ते जाना ये जाहिर सी बात है। यदि आपको इनसे निपटना है तो ग्रेटर इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ में एज वेल एज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूअर कॉग्निटिव स्किल्स, हमारे पास में नए नए स्किल्स की भी ज़रूरत है, तब जा कर के हम लड़ सकते हैं और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको हम फेस कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट यदि हम बात करें, टुडे वुड बी ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस मामले में यदि हम बात करें तो हमारा लॉ और ऑर्डर मैनेजमेंट है ना, इसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। करेंट में डिमांड करी जाती है कि लोगों को नए नए स्किल देना है, हमें टेक्नोलॉजी देना है, एंड क्राउड मैनेजमेंट विच आर नॉट रेडिली अवेलेबल एमंग सिक्योरिटी एजेंट्स। कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाती है, भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाती। कैसे करके हम जो है क्राउड को मैनेजमेंट करें, और क्राउड में ही कोई व्यक्ति यदि अपराध कर रहा है तो उसको आप पकड़ोगे कैसे करके, उसकी पहचान कैसे करके करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। ज़्यादातर हम देखते हैं अभी हाल ही में जो बैठक हो रही हैं, ज़्यादातर जो लोगों को काम दिया जा रहा है वो किस पर आधारित रहता है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि टेररिज्म पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, विच हैज़ रिजल्टेड इन लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट बीइंग पुट ऑन द बैक बर्डन। जब आप टेररिज्म पर इतना ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपका जो लॉ और ऑर्डर मैनेजमेंट है ना वो पीछे चल जाता, पीछे छूट जाता है। तो आप देख रहे हैं भीड़ इस प्रकार से एंग्री हो जाती है, ठीक है, बिना नियम कानून के ही वो कुछ भी करने लग जाती है। तो हमें एक फ्रेश सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर ही वो एबिलिटी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ में आपके अंदर भी कुछ अंतर्निहित स्किल्स होना चाहिए। यदि आप हैवी हैंडेड अप्रोच अपनाते हैं तो इससे क्या क्रिएट होगा, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है, ना ही आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। एनी अप्रोच ऑफ दिस काइंड ओनली लीड्स टू कैटास्ट्रोफिक डिवाइड बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड पब्लिक। और यहाँ पर संघर्ष इन्फोर्समेंट एजेंसी और पब्लिक के बीच में बढ़ते ही जाएगा, एट ए टाइम व्हेन न्यूअर प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स आर प्रॉपर आंसर। जिसका आंसर क्या है, आपको नई प्रैक्टिस अपनाना था, आपको नई नई स्किल अपनाना था, तब जाकर के आप मॉब को कंट्रोल कर पाते। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली रिक्वायर्ड है कि हमें टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये प्रोवाइड कर सकती है हमें एक आंसर, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसके साथ साथ में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा साइकोलॉजी ऑफ एजिटेटिंग मॉब्स, इन टर्न मेकिंग देम रियलाइज द डेंजर्स ऑफ देयर ओन predilections before matters get out of hand।
is not an innate but an acquired skill. This needs better attention. आप कैसे करके भीड़ को तितर बितर कर सकते हैं, कैसे करके भीड़ को आप समझा सकते हैं, कैसे करके आप भीड़ को हिंसक होने से रोक सकते हैं। आपको उसकी साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तब जा कर के ही आप ऐसा काम कर सकते हैं। पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, आपको क्या है कॉन्सिक्वेंटली क्या सोचना है, बी प्रोवाइडेड विथ राइट एट्रीब्यूट्स एंड फॉर विच दे नीड टू बी एडिक्वेटली ट्रेंड। सबसे पहले तो आपको पोशाक बढ़िया से पहन के जाना है, पता चला नहीं तो भीड़ ने एक पत्थर मारी आपके सर में, आप वहीं गिर गए। इसलिए आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब आपकी जो पोशाक है ना, वो बढ़िया होना चाहिए। और पहनना कैसा है आपको, इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाना चाहिए टाइम टाइम पर, तब जा कर के आप सीख सकते हैं। इसके बाद बात करी जाती है सिलेक्शन को लेकर के और स्किल को लेकर के। यहाँ पर भी हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। पर्सनल की यदि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी में, स्पेशली हम पुलिस की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें टोटल मेकओवर करने की ज़रूरत है। टोटल मेकओवर करना मतलब कि बदलाव की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी से पूरी तरह से बदली हुई है। एंड द चॉइस ऑफ पर्सनल टू मैन सिक्योरिटी एजेंसीज रिक्वायर्स मोर हाई लेवल अटेंशन देन हैज़ बीन डिवोटेड टू दिस टास्क। जिस हिसाब से शताब्दी बदलने से, सेंचुरी बदलने से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उस हिसाब से हमें भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर जो डिबेट होता है इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या है ना, आउटसाइड रहता है किसी भी एरिया की। पार्टिकुलरली इसमें पुलिस वाले सेक्टर को आप बाहर कर देते हैं। बाकी की जो एजेंसीज़ हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट की भर्ती में आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कभी भी आप अच्छे लोगों को पुलिस में भर्ती नहीं करवा पाते हैं। ये जो पुलिस फोर्सेस होती हैं ना, मस्ट मिरर द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लाइव इन टुडे। पुलिस फोर्स क्या होती हैं, वो एक मिरर का काम करती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं। और ये कैपेबल है कि वो डील कर सकता है टुडे की जो मॉडर्न एंटागोनिस्ट हैं, आज के टाइम में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनको वो झेल सकती हैं। तो हमें क्या है ना, वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स और स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। एंड यूज़ कॉमन इमेजरी टू कीप ट्रैक ऑफ डेवलपिंग सिचुएशंस। इसमें इंक्लूडिंग है सोशल मीडिया और ट्विटर। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं पीयर रिव्यू सिस्टम से रिलेटेड। पीयर रिव्यू सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से फ़ायदे इससे होते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने कई सारी पत्रिकाओं के नाम सुने होंगे। ये बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति की शोध को, किसी ने कोई चीज़ लिखा है, कोई चीज़ ईजाद की है, तो उनकी चीज़ों को अपने इसमें छापती हैं और जनता तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, मेरी वो लिखी हुई चीज़ यदि किसी फेमस पत्रिका में छपना है, ठीक है, तो उसके लिए एक रिव्यू सिस्टम चलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो लोग हैं, एक पत्रिका है और एक मैं हूँ जो कि मैं उस चीज़ को लिखा हूँ, और बीच में एक व्यक्ति रहता है जो कि रिव्यू करने का काम करता है, जांच करने का काम करता है। उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तो वो उसको वापस मेरे पास भेज देगा। फिर उसमें मैं कुछ सुधार करूँगा और फिर से उसके पास भेज दूँगा।
अब ये उनके ऊपर बात चली जाती है कि वो उसको पब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं पब्लिश करना चाहते। उनको लगता है कि ये चीज़ मार्केट में चल सकती है तो वो उसको ज़रूर प्रस्तुत करेंगे मार्केट में पत्रिका के माध्यम से। तो उसी को लेकर के यहाँ पर फोकस किया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं जाती हैं और किस प्रकार से ये इंडस्ट्री काम करती है। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है, जो पीयर रिव्यू सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है। आपने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है उसकी समरी है आपके पास, फॉलोड बाय ए कैटलॉग ऑफ ऑल दैट इज राइट और रॉन्ग विद द मैन्युस्क्रिप्ट। आपने चीज़ को लिखा है, उसको आप मैन्युस्क्रिप्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर सही और गलत की जांच करी जाती है। एक प्रकार से ये सूचीपत्र हो गया। ये कैसे करके ख़त्म होता है? रिकमेंडेशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सबसे लास्ट पॉइंट होता है रिकमेंडेशन का, कि ऐसा से ऐसा रिकमेंडेशन किया जाना चाहिए था, ऐसा से ऐसा होना चाहिए था। अब आपने किए, अब या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा या तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी। या तो आपकी चीज़ प्रकाशित हो जाएगी या तो फिर आपकी चीज़ पब्लिश नहीं होगी। यदि कोई भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, देयर आर यूजली सजेशंस फॉर रिवाइजिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर द जनरल। यदि आपका लिखा हुआ कोई भी चीज़, आपके रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, इसके बाद फिर आपके जो सजेशन होते हैं उनको रिवाइज किया जाता है। ठीक है, आपके मैन्यूस्क्रिप्ट को रिवाइज किया जाता है ताकि वो सुटेबल हो सके जर्नल के लिए। अब क्या बेडरॉक है नॉलेज प्रोडक्शन का? सबसे पहले आप इसको देखिए। द बेडरॉक ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन। बेडरॉक मतलब होता है सुदृढ़ आधार, तथ्यों या फिर सिद्धांतों का एक प्रकार से बेस। प्री पब्लिकेशन पीयर रिव्यू इज द बेडरॉक ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज प्रोडक्शन। आज के टाइम में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है तो इसके लिए प्री पब्लिकेशन प्रीव्यू सिस्टम काम कर रहा है और यही आज के टाइम में चलन में है। बेडरॉक मतलब बेस। इसका मतलब ये हो गया, प्री पब्लिकेशन का मतलब क्या है? पब्लिकेशन के पहले। पब्लिकेशन के पहले ही पीयर रिव्यू किया जाएगा आपके आर्टिकल का, कि आर्टिकल पब्लिश करने योग्य है कि नहीं है। अब चूंकि ये जो प्री रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं वो कोई फ्लॉलेस नहीं है, उनमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम गलतियां हैं ही नहीं, बट बीइंग पीयर रिव्यूड इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर पेपर्स कंटेंट टू बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कलेक्टिव नॉलेज बेस। लेकिन आप इसको कह सकते हैं पेपर का जो कंटेंट होता है उसको कंसिडर्ड किया जाएगा पार्ट ऑफ द कलेक्टिव नॉलेज बेस। इसके बाद आ जाते हैं बीच में रिव्यू करने वाले लोग। ये जाहिर तौर से है कि जो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको नहीं पता है कि इस चीज़ को लिखा किसने है, ऑथर के बारे में वो अननोन रहता है। तो जितने भी जो ऑथर्स होते हैं ना, हाउएवर सीनियर और फेमस, एक्सेप्ट जजमेंट ऑफ देयर वर्क बाय अननोन इंडिविजुअल इज टेस्टिमनी टू द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ मॉडर्न साइंस। हाँ, एक बात ज़रूर ये है कि जो लिखने वाला व्यक्ति है ना वो ज़रूर फेमस होगा या फिर सीनियर होगा। तो जो सीनियर या फिर फेमस होता है आथर, वो एक्सेप्ट कर लेता है जजमेंट ऑफ देयर वर्क का बाय अननोन इंडिविजुअल इज ए टेस्टिमनी टू डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ मॉडर्न साइंस। हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो व्यक्ति ने ये जजमेंट दिया है कि हमारे रिकमेंडेशन सही हैं कि नहीं है, हमारी चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं, वो हम उनको राइट मान लेते हैं।
दूसरे नंबर की बात है, जो व्यक्ति रिव्यू कर रहा है वो ऑलमोस्ट वॉलेंटरी बेस पे काम करता है। इसके लिए उनको किसी प्रकार का मेहनताना नहीं दिया जाता है और ना ही एकेडमिक रिकॉग्निशन उनको प्राप्त होता है। इट इज़ रिमार्केबल टू हैव स्कॉलर्स विलिंग टू डिवोट देयर टाइम विथ नो डायरेक्ट रिटर्न टू देमसेल्व्स। आप किसी भी बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपना टाइम बर्बाद करे वहाँ जहाँ पर उसको एक भी पैसा मिलना नहीं है। तो मैं क्यों रिव्यू करूँगा किसी के काम को, या फिर तो आज के टाइम में मॉडर्न साइंस में ये समस्या पैदा हो जाती है। एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया गया था 2015 में, उसमें ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि लगभग 28,000 एक्टिव स्कॉलरली ऐसे हैं जो कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स में देखने को मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो 28,000 एक्टिव स्कॉलरली पीयर रिव्यूड जर्नल्स अभी भी काम कर रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इतनी सारी पत्रिकाएं हैं, आप देख सकते हैं। और हर साल ये 2.5 मिलियन आर्टिकल पब्लिश करती हैं। और ये जो नंबर है ना, सालाना तौर पर यदि देखा जाए ना तो वो ग्रो करते ही जाएगा। बट लेट अस स्टिक विद द कंजर्वेटिव एस्टिमेशन ऑफ 2.5 मिलियन। लेकिन हमें तो मतलब है ये 2.5 मिलियन से कि कितने आर्टिकल पर ईयर यहाँ पर छापे जा रहे हैं। आप ये देख लीजिए, कोई भी आर्टिकल हो आर सेल्डम पब्लिश्ड बाय फर्स्ट जर्नल्स। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है किसी ने सबमिट किया है अपने आर्टिकल को, तो ऐसा बहुत ही कम हो जाएगा कि पहली ही जर्नल ने उनकी चीज़ को छाप दिया है। वेरी कंजर्वेटिवली, रूढ़िवादी रूप से, लेट अस से दैट एवरेज आर्टिकल इज पब्लिश्ड ऑन द सेकेंड अटेम्प्ट। मतलब पहली बार में मैं कुछ भेजा हूँ लेकिन उसने मेरी चीज़ को पब्लिश नहीं किया है। एक बार फिर मैंने ट्राई किया तब जाकर के मेरी चीज़ें पब्लिश हो पाई हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी पहली बार में ही आपका कोई काम नहीं होता, एक बार आपको और करना पड़ता है। इसके बाद कुछ सबमिशन किया जाता है। ईच सबमिशन, आपने जो सबमिट किए हैं चीज़ों को, वहाँ से कुछ सूचना इत्यादि को निकाल लिया जाता है। 2 or more peer reviews leading to a total of more than 10 million peer reviews। अब बताया जा रहा है कि कितने सारे रिव्यू की संख्या हो गई है। इवन इफ ए peer review takes only about 2 hours। यदि हम ये देखें कि एक peer review जो है 2 घंटे लगा रहा है, यूजुअली टेक लॉन्गर, नॉर्मली इससे ज़्यादा ही समय लग जाता है, तो 20 मिलियन हावर्स वर्क एनुअली बाय अ स्कॉलर फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर कम्युनिटी एंड काज ऑफ साइंस। तो टोटल ये लोग कितने घंटे बर्बाद कर दे रहे हैं? 20 मिलियन हावर्स हर साल, ताकि अपनी कम्युनिटी के लिए वो भला कर सकें, ठीक है, और साइंस के मामले में थोड़ी सी नॉलेज सबको बांटी जा सके। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भेदभाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि बेस्ड ऑन एड्रेस, आप किस एरिया के हैं, आपकी रेपुटेशन कैसी है, जेंडर और एथनिसिटी ऑफ आथर को भी देखा जाता है, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन आथर एंड रिव्यूअर्स। ये सारी की सारी बातें ऐसी हैं जिसके चलते चलते भेदभाव हो सकता है। Such bias is probably very common, but it can be easily mitigated by anonymizing both of reviewers and authors। एक काम कर दीजिए, आप आथर को अपना नाम ही नहीं बताना चाहिए, ना तो एड्रेस बताओ, कुछ मत बताओ, उनको बोल दो कि बस आप पब्लिश कर दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो व्यक्ति रिव्यू करने के लिए बैठा है उसको पता ही नहीं है कि किसने छापा है, वो व्यक्ति कैसा दिखता है, मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है भेदभाव यहाँ पर पैदा होने वाला नहीं है।
तो ये चीज़ दोनों के लिए है, एक रिव्यू करने वाले के लिए भी है और ऑथर के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। पता चला ऑथर को पता है कि वो बैठा वहाँ पर रिव्यू करने वाला मेरा तो दुश्मन है, एक काम करो मैं नहीं देता, क्योंकि वो मेरे चीज़ों को छापेगा ही नहीं। लेकिन इस प्रकार का जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू सिस्टम होता है, ज़्यादातर जो पत्रिकाएं हैं इसको फॉलो नहीं कर सकती हैं। इस सेकेंड वे टू मिटिगेट बाइस is for the editor to play a more active role in adjudicating dispute between author and reviewers। दूसरी बात यह है कि जो एडिटर होते हैं उन्हें काफ़ी एक्टिव रूप से अपना रोल अदा करना चाहिए ऑथर और रिव्यूअर्स के बीच में। द नॉर्म हाउएवर इज फॉर द एडिटर टू एज्यूम द रिव्यूअर्स इज ऑलवेज राइट एंड द ऑथर ऑलवेज रॉन्ग, even though authors and reviewers regularly exchange roles। लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ नहीं बैठना चाहिए कि रिव्यू करने वाला व्यक्ति हमेशा सही है और आथर जो है हमेशा गलत है, तो ये एडिटर के लिए गलत हो जाएगा। और आगे बात बताया जाता है कि आप जो है हमेशा नाम पर मत ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप हमेशा ये मत सोचो कि मैं बहुत अच्छी जर्नल में अपनी चीज़ों को पब्लिश करूँगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, काम यदि आपका अच्छा रहेगा तो एक से एक जर्नल के ऊपर आपकी चीज़ें प्रकाशित हो सकती हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं सेबी की तरफ और देख लेते हैं सेबी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो हम सेबी के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। सेबी एक प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के माध्यम से इसको स्थापित किया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक बॉडी है, विच इज सेट अप बाय द पार्लियामेंट। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1992 को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। 1992 का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसी के तहत इसकी स्थापना करी जा गई थी। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है सेबी का वो है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, उसको प्रमोट करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका काम होता है। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है मुंबई में और रीजनल जो ऑफिसेस हैं सेबी के वो लोकेटेड हैं अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। मतलब 4 जगह में इसके रीजनल ऑफिस हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 4 रीजनल ऑफिस अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। बैकग्राउंड की बात करी जाती है, सेबी से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करता था। इसने अपनी अथॉरिटी को कहाँ से लिया था, प्राप्त किया था कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947 के माध्यम से। फिर अप्रैल 1988 में सेबी का गठन किया गया था एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन अंडर ए रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शुरू में सेबी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है, मतलब इसके लिए कोई भी संवैधानिक पावर नहीं दी गई थी। फिर ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गया और इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, किसके द्वारा, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो सेबी का एक बोर्ड होता है, इसमें चेयरमैन बैठता है और कई सारे फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। सेबी अपॉइंट करता है बहुत सारी कमिटीज़ को, ठीक है, जब कभी ज़रूरत पड़ती है। लुक इनटू प्रेसिंग इश्यूज ऑफ द टाइम की ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी कमेटियाँ भी ये गठित करता है। आगे बताया जाता है आगे सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, शॉर्टकट में इसको एसएटी बोलते हैं। इसका भी गठन किया गया है ताकि प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट ऑफ एंटाइटीज दैट फील एग्रीवेट बाय सेबीज डिसीजन। यदि सेबी के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट।
इसको कॉन्स्टिट्यूट क्यों करे हैं? ताकि ऐसी एंटाइटी जो कि सेबी के डिसीजन से खुश नहीं है, नाखुश हैं, वो लोग यहाँ जा सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं। यहाँ पर बैठते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसके अलावा 2 और भी सदस्य बैठे रहते हैं। इट हैज़ सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोड, जैसा कि सिविल कोड के पास पावर है उसी प्रकार की पावर भी इसको भी दी गई है। फर्दर, इफ एनी पर्सन फील्स एग्रीवेटेड बाई सेट्स डिसीजन और ऑर्डर कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। और भी अच्छी बात यह है, यदि आप इस संस्था से भी खुश नहीं हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और अपनी याचिका दायर कर दीजिए। कौन कौन से इसके फंक्शन हैं, कौन कौन से इसके पावर हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताया जाता है। सेबी एक प्रकार से क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी है विच कैन ड्राफ्ट रेगुलेशन, जो कि रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार करती है, इंक्वायरी कंडक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा रूलिंग्स को पास करती है और पेनाल्टी को भी इम्पोज कर सकती है। ये इशू के तौर पर कैसे काम करता है? ये प्रोवाइड करता है एक मार्केट प्लेस इन विच द इश्यूअर्स कैन इंक्रीज देयर फाइनेंस। एक ऐसा मार्केट प्लेस तैयार करना जिसके माध्यम से यदि मुझे कभी पैसे की ज़रूरत है तो मैं मार्केट से पैसे उठा सकूं। इन्वेस्टर बाय इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सप्लाई ऑफ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन सही दिया जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को, इसके लिए भी सेबी काम करेगा। इंटरमीडियरी बाय इनेबलिंग ए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट फॉर इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार करने का काम भी सेबी करता है। अब चूंकि अडानी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली शेयर मार्केट के ऊपर चले गई हैं, और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन आया है? सेबी आया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब किसी व्यक्ति ने याचिका दायर किया था तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की गर्दन पकड़ी है और कहा है कि आप ये जो इन्वेस्टर लोग हैं जिन्होंने अडानी में पैसा लगाया है, उनका पैसा आप कैसे करके सिक्योर करोगे, उनके पैसे तुरंत वापस आप करवाइए। सेबी ही तो देखता है ना किसी भी इन्वेस्टर के यदि अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, यदि किसी प्रकार से, ठीक है, दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने का काम कौन करता है? सेबी करता है। मैंने अडानी कंपनी में अपने शेयर खरीदे थे, एकदम से धड़ धड़ शेयरों में गिरावट आ गई, पूरा का पूरा पैसा डूब गया। अब जो इन्वेस्टर लोग हैं वो क्या करेंगे बताइए? उन्होंने जो लाखों रुपया फंसाया है उसका क्या होगा? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब मांगा गया है सेबी से। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, महाराष्ट्र से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है। 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का यहाँ पर से संचालन किया गया, उसके बारे में ये न्यूज़ आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था 2 वंदे भारत ट्रेन सेट टू प्ले बिटवीन मुंबई एंड द पिलजर्म टाउन्स ऑफ शिरडी एंड सोलापुर। तो महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल हैं उनको कनेक्ट करने का काम ये वंदे भारत ट्रेन करने वाली हैं। 2 जगह कौन कौन सी हैं? शिरडी और सोलापुर। बताया जा रहा है कि 108 डिस्ट्रिक्ट 17 स्टेट वो कनेक्ट हो चुके हैं अभी वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से, और हम इम्प्रूव कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ताकि लोगों का जो रहन सहन है उसमें सहूलियत आ सके। पहली टाइम इंडिया में 10 लाख करोड़ जो है एलोकेट किया गया है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख ही रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं, सड़कें बनाना, पुल बनाना, बड़ी बड़ी सड़कें और हाईवे तो बन जाते हैं, लेकिन आज भी आप गांव वाले एरिया में चले जाइए, हमारे गांव से 2 गांव ऐसे हैं जो कि अभी तक जीवन भर कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं वो कभी भी पक्की रोड से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। आपकी इतनी बड़ी बड़ी हाईवे हमारे कौन से काम की? उन गांव वाले लोगों को कौन से काम किए वो हाईवे?
उनको तो मतलब है ना कि वो गांव की पक्की सड़क से कनेक्ट हो जाएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है ग्रास रूट लेवल पर भी तो काम करने की ज़रूरत है। रेलवे को आपने 2.4 लाख करोड़ रुपया दिए हैं, 10 लाख करोड़ रुपया टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खर्चा करने वाले हैं। सीमेंट, सैंड, आयरन मशीन्स that go into this development, each industry linked to these strengthened. The business class, salaried class and poor benefit from this. Engineers and laborers get job when infrastructure is created. ये बताया जा रहा है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया जा रहा है तो क्या होगा, कौन कौन लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी थोड़ा सा इतिहास हम देख लेते हैं, कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड। तो सबसे पहले वंदे भारत स्कीम के अंतर्गत, वंदे भारत ट्रेन के अंतर्गत जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक प्रकार से सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन होती है जो कि बिजली से चलती है। पहले इसको हम ट्रेन 18 के नाम से जानते थे। इट इज़ डिज़ाइंड एंड बिल्ट बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसको अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ही बनाया जा रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। 22 नवंबर 2022 तक के ये डेटा प्रस्तुत किया गया है कि अभी तक जो है 5 रूट में वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाई गई थी 15 फरवरी 2019 को। ये चली थी नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी वाले रूट में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को। कहाँ से? नई दिल्ली से लेकर के वाराणसी, बीच में पड़ेगा कानपुर, इलाहाबाद और सीधे पहुंच जाएगी वाराणसी। ये ट्रेन में कुछ खास चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर है, जीपीएस बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कौन सा स्टेशन आने वाला है इसकी घोषणा हो जाती है। ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और कंफर्टेबल इसकी सीट है। वंदे भारत रनिंग ऑन 5 रूट्स एज ऑफ नवंबर 2022। इंडियन रेलवेज होप टू रोल आउट अनदर 25 वंदे भारत ट्रेन सेट बाई द एंड ऑफ मार्च 2023। आने वाला जो आज़ादी का साल है 75 वंदे भारत ट्रेनें रोल आउट करने के मूड में है गवर्नमेंट। फिर सरकार वंदे भारत 2.0 लेकर के आई थी। नेम तो सेम ही है इस ट्रेन का, बट दिस ट्रेन द थर्ड इन द वंदे भारत सीरीज इज बीइंग डब्ड वंदे भारत 2.0 बिकॉज ऑफ सर्टेन अपग्रेडेस इट हैज़ रिसीव्ड ओवर इट्स प्रेसिडेसर, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सेंटर है, 180 डिग्री की रोटेटिंग रिक्लीनर सीट अवेलेबल है और बायो टॉयलेट इसमें बनाए गए हैं। पिछली वाली ट्रेन से काफ़ी फास्टर है और लाइटर भी है वज़न के हिसाब से। यदि आप देखें तो इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर हावर से 129 सेकंड में ही इतनी स्पीड प्राप्त कर लेती है। मतलब कि 16 सेकंड का अंतर आ रहा है पुरानी वाली ट्रेन से। दिस इज़ बिकॉज दिस ट्रेन वेट अराउंड 392 टन, 38 टन लाइटर देन लास्ट वन। मतलब पुरानी वाली जो ट्रेन थी उससे इसको हल्का बनाया